नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ईरान इजरायल युद्ध का आज 13वां दिन है, जहां पर यूएस और इजरायल के ईरान पर हमले भी जारी हैं। ईरान भी इजरायल पर पलटवार कर रहा है, तो पड़ोसी देशों को भी ईरान टारगेट बना रहा है। तो ईरान इजरायल जंग में अब तक 1600 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, लेकिन ये जंग फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही है। आज जंग का 13वां दिन है। लगातार इजरायल और अमेरिका मिलकर जहां ईरान पर कार्रवाई कर रहे हैं, तो वहीं ईरान भी पलटवार कर रहा है और पश्चिम एशिया के देशों को भी निशाना बना रहा है। वो देश जहां पर अमेरिकन बेस है, वहां पर कार्रवाई की जा रही है। तो जंग से जुड़ी हुई हर एक तस्वीर लगातार भारत एक्सप्रेस भी दर्शकों तक पहुंचा रहा है, लेकिन इस जंग का असर वैश्विक तौर पर भी देखा जा रहा है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, कई जगहों पर, कई देशों पर तेल संकट बरकरार है। इसके साथ ही साथ एलपीजी की दिक्कतें भी सामने निकल कर आ रही है, तो भारत पर भी इसका असर पड़ता हुआ। हालांकि भारत सरकार ये कह रही है कि पर्याप्त स्टॉक ईंधन का है, लेकिन फिलहाल हाहाकार मची हुई है पूरी दुनिया में, और यही वजह है कि कहीं न कहीं अमेरिका पर प्रेशर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ईरान को भी ये कहा जा रहा है कि वो युद्ध रोके, लेकिन फिलहाल युद्ध नहीं रुक रहा है। आज युद्ध का 13वां दिन है और लगातार कार्रवाई जारी है ईरान इजरायल की तरफ से। तो अमेरिका और इजरायल मिलकर ईरान के कई ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन इस युद्ध से लगातार वैश्विक संकट की स्थिति भी देखी जा रही है। कई ऐसे देश जिन्होंने स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया है ताकि ईंधन की बचत हो सके, इसके साथ ही साथ वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दी है। तो दूसरी तरफ भारत में भी एहतियातन कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, अलग अलग तस्वीरें इस युद्ध से जुड़ी हुई लगातार भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है कि किस तरह से जंग लगातार जारी है। फिलहाल ये जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। तो देखिए, महायुद्ध का 13वां दिन है आज, जहां पर संकट बरकरार है। अब क्या अपडेट है ये भी जरा समझ लीजिए। तेहरान में इजरायल का जोरदार हमला देखने को मिला, साथ ही आईआरजीसी कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया है। ईरान की राहत संस्था रेड क्रिसेंट का दावा इसमें सामने निकल कर आया, जहां पर इजरायली हमले में ईरान को भारी नुकसान हुआ है। 19,000 से ज्यादा सिविलियन इमारतों को नुकसान पहुंचा है। आईईए का इमरजेंसी तेल स्टॉक जारी करने का फैसला भी देखा गया। 400 मिलियन बैरल तेल जारी होगा, इस तरह की जानकारी सामने निकल कर आ रही है। आईईए के 32 सदस्य देश जारी करेंगे तेल स्टॉक। तो तेल स्टॉक को लेकर ये बड़ी खबर आईईए से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर 32 देश जो है वो जारी करेंगे तेल स्टॉक। इसके साथ ही तेल की सप्लाई संकट भी बरकरार है। कीमतों में उतार चढ़ाव कंट्रोल होंगे, इस तरह की जानकारियां सामने निकल कर आ रही है। ये अपडेट सामने आ रही है। ईरान पर हमला करने के लिए कुछ नहीं बचा। ट्रंप की ये प्रतिक्रिया सामने आई। जब भी वो चाहेंगे युद्ध को समाप्त किया जा सकता है, ट्रंप ने ये कहा है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेस्कियान ने बातचीत पर लौटने का संकेत भी दिया है। इसके साथ ही ईरान ने युद्ध जो रोकने के लिए 3 शर्तें रखी है, जिसमें है ईरान की संप्रभुता, मुआवजा और हमले न होने की गारंटी की शर्त रखी गई है। दक्षिण लेबनान में इजरायली हमले में 8 की मौत हो गई है, 17 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। एयर इंडिया समूह वेस्ट एशिया के 58 उड़ानों का संचालन करेगा, वेस्ट एशिया के लिए यानी पश्चिम एशिया के लिए, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। कतर पर ईरान का मिसाइल हमला भी देखने को मिला। 9 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। कतर से 500, लेबनान से 177 भारतीय सुरक्षित वापस लौटे हैं। इसके साथ ही लेबनान, सीरिया, फ्रांस के राष्ट्रपति के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर त्रिपक्षीय बातचीत भी जारी है। इसके साथ ही सऊदी और यूएई में ईरान के ड्रोन मिसाइल हमलों को एयर डिफेंस ने रोका है। भारत ने होर्मुज स्ट्रेट में थाई जहाज मयूरी नारी पर हुए हमले पर चिंता भी व्यक्त की है। थाई जहाज मयूरी नारी गुजरात के कांडला पोर्ट पर आ रहा था और इराक बोला है कि ईरान पर हमारी जमीन से हमला नहीं होने देंगे। इराक का अपनी धरती से ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल करने से इनकार हो गया है। ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की तय समय नहीं है, ये कहा गया है इजरायल के रक्षा मंत्री की तरफ से। इसके साथ ही ओमान के सुल्तान तारिक अल सईद ने ईरान के राष्ट्रपति से हमलों को लेकर नाराजगी जताई है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन की ईरान से तुरंत युद्ध रोकने को अपील की गई है, कहा गया है। तो वहीं ओमान के दक्षिणी शहर
सालालाह के बंदरगाह पर तेल स्टोरेज टैंकों पर ड्रोन हमला हुआ है। अब देखिए, स्पेन ने इजरायल से अपना राजदूत हटाया है और ईरान के खेल मंत्री अहमद दुनियामाली फुटबॉल वर्ल्ड कप में खेलने से इनकार, इस तरह की जानकारी आ रही है। इटली की पीएम मेलोनी ने ईरान के मिनाप शहर में स्कूल पर हमले की निंदा भी की है। इसके साथ ही ईरान का इराक के कुर्द इलाके में ड्रोन हमला देखा गया है। इजरायली हमलों के बाद लेबनान में 7,08,000 लोग बेघर हो गए हैं और 760 लोगों की मौत हो गई है। तेहरान में इजरायल का जोरदार हमला भी देखने को मिला है और लगातार देखिए हमले जारी हैं और फिलहाल ये हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर आप तमाम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग इलाकों में लगातार हमले जारी हैं। ईरान में भी हमले जारी हैं, इजरायल में भी हमले हो रहे हैं ईरान की तरफ से। अमेरिका लगातार इजरायल का सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है और पश्चिम एशिया के देश में हाहाकार मची हुई है। इस युद्ध को जल्द रोकने की बात कही जा रही है, अपील की जा रही है। कूटनीतिक स्तर पर लगातार वार्ता का दौर भी देखा जा रहा है। तो देखिए किस तरह से हाल बेहाल है, अलग अलग इलाकों से ये तस्वीरें सामने आ रही है। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट मोहम्मद अली शाह साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत एक्सप्रेस पर। और मौजूदा स्थिति को लेकर जो तमाम अपडेट सामने निकल कर आ रही है सर, हम देख भी पा रहे हैं कि भारत में भी संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। लंबी लंबी कतारें गैस को लेकर लगी हुई हैं और तेल स्टॉक, हालांकि हम कह रहे हैं कि ईंधन पर्याप्त है, लेकिन ऐसा दिखता हुआ नहीं नजर आ रहा है। इस तरह की र्यूमर्स भी काफी हो रहे हैं। जी देखिए, जब जंग होती है तो र्यूमर्स बहुत फैलते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन। दोनों जो लड़ रहे हैं वहीं से ही नहीं, दुनिया भर से, कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया। कोई फिल्टर नहीं है कुछ ऑब्जॉर्व करने का, कि कोई वेरीफाई करने का कोई मींस नहीं है वॉर जोन से क्या हो रहा है। तो मेरी इल्तिजा है, दरखास्त है आपके चैनल के माध्यम से, हमारे व्यूअर्स से और पूरे देश से, कि भाई कोई भी र्यूमर्स ना फैलाएं जब तक कोई कंफर्म्ड व्हाट्सएप फॉरवर्ड ना हो। आप उसको फॉरवर्ड ना करें, उससे क्या होता है ना, अनकन्फर्म वायरस भी फैलता है अनकन्फर्म्ड न्यूज से। बहुत से एआई और डीप फेक के वीडियो भी फैलते हैं। देखिए, ऑन ग्राउंड जो तेल की समस्या है वो तो इमेजिन करिए होनी ही थी एक्चुअली, क्योंकि युद्ध है तो होनी ही थी। अब बोलेंगे कि सरकार की प्रॉब्लम है, ये वो। भगवान भी उनकी मदद करता है जो अपनी खुद की मदद करते हैं। आपकी क्या तैयारी थी जब आपको खुद को मालूम था कि जंग होने वाली है और पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वहां पर ज्योग्राफी लोग समझते हैं। आप स्वाति जी, आप यकीन नहीं मानेंगी, कल मेरी गुफ्तगू हुई, कोई बोलता है कि ईरान और इराक में जंग हो रही है। आप सोचिए आप 24 घंटे आपका चैनल ये चला रहा है, मैं दाग देता हूं, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग। थैंक यू सर। और एट द सेम टाइम लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं ईरान और इराक में युद्ध हो रहा है। भाई उनको इतना तक नहीं पता। जब उनको इतना तक नहीं पता तो वो गैस की सामग्री या एक्स्ट्रा गैस कहां से रखेंगे? बिल्कुल। उनको ग्लोबल अफेयर्स के बारे में नहीं पता कि भाई क्या हो। उनको बस मतलब है अपने इवेंट से, अपनी पार्टी से, अपना जो रोजमर्रा की जिंदगी से। उनको मालूम नहीं दुनिया में क्या चल रहा है। जब उनको मालूम ही नहीं कि वहां पर युद्ध चल रहा है तो वो यहाँ की तैयारी क्या रखेंगे? अच्छा, बहुत आसान है ये सवाल खड़े करना कि सरकार ने क्या किया, ये क्या किया। ठीक है, मैं मानता हूं। आपकी क्या तैयारी थी? आपने क्या किया जब युद्ध चल रहा है? तो जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपको मालूम है, सबसे पहले वो बंद होता, और ऑल्टरनेट रास्ता क्या है? वो अफ्रीका से होते हुए केप ऑफ गुड होप से लंबा रास्ता है बहुत। तो यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फ्यूल की, यानी कि टाइम और बढ़ेगा। अब क्योंकि ये युद्ध अभी लंबा चलने वाला है। बिल्कुल मेजर साहब, और मैं यही आपसे सवाल करना चाहती थी कि ये जो स्थिति देखने को मिल रही है, हालांकि अमेरिका, जिस बात का हम कल भी जिक्र कर रहे थे, अमेरिकी राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि भाई अब ईरान के अंदर कुछ बचा नहीं है। इस बीच हम बड़ी जानकारी भी दर्शकों तक पहुंचा देते हैं, फिर मैं आपके पास लौटूंगी। ये बड़ी खबर देखिए, बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास हमला हुआ है। ईरान ने एयरपोर्ट के पास हमला किया। हमले के बाद एयरपोर्ट के पास आग लग गई है और आग की वजह से एयरपोर्ट से
हटाए गए हैं जहाज। ये बड़ी जानकारी बहरीन से सामने निकल कर आ रही है। देखिए, पश्चिम एशिया के तमाम देश जहां पर अमेरिकी एयरबेस है वहां पर भी लगातार निशाना ईरान बना रहा है उन देशों को, उन अमेरिकी बेसों को। और ये देखिए तस्वीरें सामने आ रही है बहरीन में किस तरह से मिसाइल अटैक हुआ है। महायुद्ध की ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लगातार मिडिल ईस्ट यानी पश्चिम एशिया के ये देश जहां पर तनाव बरकरार है और ये देश कहीं ना कहीं अमेरिका से बातचीत भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस समस्या का, इस युद्ध का समाधान निकालिए और शांति की तरफ बढ़िए। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। देखिए, यूएई में ईरान के हमले जारी हैं। ईरान ने दुबई में ड्रोन हमला किया है। क्रीक हार्बर के पास ड्रोन से हमला किया गया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त के सामने निकल कर आ रही है। बीते कल हमने देखा दुबई एयरपोर्ट पर हमला किया गया था। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया था ईरान की तरफ से। और लगातार ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हमले से जुड़ी हुई सामने निकल कर आ रही है। ईरान इजरायल युद्ध का 13वां दिन है आज। लगातार हमारे साथ हमारे मेहमान मेजर साहब जुड़े हुए हैं। मेजर शाह, हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे, मैं आपसे सवाल भी कर रही थी कि क्या ये युद्ध जल्द खत्म होगा। ये बहुत बड़ा सवाल उठता है क्योंकि युद्ध में कोई ऐसा देश इनिशिएट नहीं कर रहा है कि इस युद्ध को समाप्ति की तरफ बढ़े। हालांकि डिप्लोमेटिक बातचीत तो जरूर हो रही है लेकिन कोई हल फिलहाल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कितने दिन तक ये युद्ध चलेगा, स्थिति को देखकर क्या अंदाजा लगा पा रहे हैं आप? स्वाति जी, आपका बहुत ही अच्छा सवाल है और यही सवाल बहुत लोगों के जहन में होगा। तो आपके सवाल के जरिए मैं ये उत्तर दूंगा कि वाकई में अगर आप यकीन मानिए, आप बड़े बड़े एनालिस्ट को, बड़े बड़े उनसे पूछ लिए, किसी को भी नहीं पता। लेकिन देखिए, ये जहां तक मैं भाप पाया हूं, मैं ये देख रहा हूं कि अगले 10 दिन में ना दोनों पक्ष की हवा टाइट हो जाएगी, लड़ते लड़ते दोनों पक्ष की। और उसके बाद फिर सवाल होएगा ये नहीं दमखम का, ताकत का, सैन्य ताकत का नहीं, सवाल होगा केवल स्टैमिना का। कौन इसको लंबा खींच सकता है जी। इसमें ईरान की के पास वो दमखम, वो सैन्य ताकत नहीं है, मैं मानता हूं। पर ईरान के पास क्या है? उनके पास वो विल पावर है, वो स्टैमिना है कि इस जंग को और आगे खींच ले। और जितना ईरान इसको और आगे खींचता है उतना ही ईरान को फायदा है, उतना ही नुकसान अमेरिका को है। अमेरिका कतई नहीं चाहेगा कि इस जंग को लंबा खींचे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप साहब बड़ी बड़ी बयानबाजी कर रहे हैं कि बैकडोर पे ईरान तैयार हो गया है बात करने के लिए, अब बातचीत का टाइम खत्म हो गया। भाई, अमेरिका विल बी ऑन द बैक फुट, अमेरिका विल फाइट। अमेरिका ने अंडर एस्टिमेट कर दिया ईरान को। उन्हें सोचा कि भाई ये वेनेजुएला है या इराक है जहां पे 3 हफ्ते में इन्वेड कर लिया था 2003 के अंदर। अब आप देखिए, ईरान की अगर आप इतिहास निकालेंगे तो 1979 जब रजीम चेंज हुआ था, जब खोमेनी सरकार आई थी, जब शाह ईरान को हराया था, उसके बाद इराक ने इन्वेड कर दिया, जो 8 साल चला, 1980 टू 1988 ये चला। यूएन ने ब्रोकर किया एक सीज फायर और उसमें 1 मिलियन कैजुअलिटी हुए थे, 1 मिलियन। उसके बाद देखिए, सीरियन वॉर की बात करते हैं, सीरियन सिविल वॉर जो कि 2011 से 2014 तक, 2024 तक चला। उसमें ईरान ने इंटरवीन किया, एक हेवी सपोर्ट किया असद रजीम को, और जो ट्रूप्स एडवाइजर्स थे उनका रजीम फॉल हुआ दिसंबर 2024 में। यहां पर भी कैजुअलिटी बाय करने पड़े, लेकिन ईरान चलता रहा। रीजनल प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट हो रखे हैं, जैसे कि मिड 80 से लेके ईरान ने इनडायरेक्टली इजराइल, सऊदी अरेबिया, हिजबुल्ला, हमास के थ्रू और हुथी के थ्रू कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स करे हैं, क्योंकि ये इनके प्रॉक्सी हैं बेसिकली। हिजबुल्ला, हमास, हुथी, ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। बिल्कुल मेजर साहब, और यही वजह है कि इजराइल जो है वो लेबनान में जो हिजबुल्ला के ठिकाने हैं उसे नस्तनाबूद करता हुआ नजर आ रहा है, और लेबनान में भी बहुत बड़ी कैजुअलिटीज भी हुई है। अच्छा, एक और अहम जानकारी हमने जो दर्शकों को भी बताई है कि मसूद पेजेश्कियान जो ईरान के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अब 3 शर्तें भी रख दी हैं कि वैध अधिकारों को स्वीकार किया जाए, युद्ध में नुकसान की भरपाई की जाए और भविष्य में किसी भी हमले के खिलाफ ठोस अंतर्राष्ट्रीय गारंटी दी जाए। ये दिखाता है कि ईरान जो है अब चाह रहा है कि बातचीत हो और उसके भी अधिकारों को सुनिश्चित किया जाए। बिल्कुल, आपने बेहद अच्छी बात करी है। बिल्कुल, और बहुत ही मैं आपकी दाग देता हूं, आपकी रिसर्च की, आपकी स्टडी की और समझ की, पकड़ की। देखिए स्वाति जी, देखिए जो 19th और 20th सेंचुरी के जो कॉन्फ्लिक्ट हुए थे ईरान के अंदर, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 1941 में, हालांकि ईरान न्यूट्रल था, लेकिन ईरान को इन्वेड किया था ब्रिटेन ने, सोवियत यूनियन ने,
ऑपरेशन काउंटेंस जो सिक्योर किए थे ऑयल फील्ड्स और सप्लाई लाइंस। वर्ल्ड वॉर वन की बात करें तो बोले 1914 से लेकर 1918 जब लीग ऑफ नेशन 2019 में बनाया गया था, फॉर्म हुआ था, लेकिन 1914 से लेकर 1918 में ईरान को एक मेजर बैटलफील्ड था ओटोमन एम्पायर के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए, रूसी सैनिकों के लिए। हालांकि फिर भी वो न्यूट्रल था उसके बावजूद भी। अगर हम एंग्लो पर्शियन वॉर की बात करें जो कि 1856 से 1857, जब हिंदुस्तान में 1857 की म्यूटनी हुई थी उस टाइम पे, तब एंग्लो पर्शियन वॉर चला था 1856 में, जिसमें ब्रिटिश एम्पायर ने कंट्रोल किया हेरात, जो कि आज की तारीख में हेरात को अफगानिस्तान के नाम से हम जानते हैं। रशियन पर्शियन वॉर जो 1651 टू 1828 में हुआ था, उसमें एक सीरीज हुए थे कि 5 मेजर वॉर हुए थे रूसी एम्पायर के, जो कंट्रोल हुआ था कॉकस का। और जो प्री मॉडर्न और एंशिएंट एरा है जैसे कि ऑटोमन, सफाविद वॉर्स जो कि 16 टू 18 सेंचुरी रिपीटेड कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, वो कंट्रोल ऑफ मेसोपोटामिया और कॉकसस। फिर मंगोल इन्वेजन हुआ था 1219 टू 1258, जिसमें डिवास्टेटिंग कैंपेन्स जंगेज खान और बाद में ये तरह तरह के ये युद्ध चलते आए हैं। इसमें ईरान की इसमें भाग हुआ है। लेकिन देखिए ये बात सबको मालूम था कि युद्ध हो रहा है, और 2 महीने पहले से ईरान को भी मालूम था। ईरान ने क्या करा, अब अमेरिका के पास कोई चारा नहीं है, केवल एक डिप्लोमेटिक तरीके से ग्रेसफुल एग्जिट कर दे युद्ध से। लेकिन इस ग्रेसफुल एग्जिट कैसे करेगा अमेरिका बुरी तरह, मैं बोलता हूं। सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, डिप्लोमेटिक तरीका ही एकमात्र सॉल्यूशन है। इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। और इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, हमारी सेना ने ईरान को लगभग पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। ईरान की वायु सेना और रडार नष्ट हो चुके हैं। ट्रंप की तरफ से यह बयान सामने आया। मिसाइलों की संख्या 90% तक कम हुई है, ड्रोन की संख्या 85% तक कम हो गई है। ईरान में कारखाने उड़ाए जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान सामने निकल कर आया है। ईरान की मौजूदा स्थिति को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह दावा किया है कि ईरान में लगभग सभी ऐसे ठिकाने हैं जिन्हें उड़ा दिया गया है, वो ठिकाने जहां पर वहां के हुक्मरान, वहां के तमाम सत्ताधारी लोग मौजूद थे। सुन लेते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से क्या कहा गया। 11 days, our military has virtually destroyed Iran. Tough country. Their air force is gone, totally gone. That took the better part of about 3 hours. They no longer have radar. They don't have anti-aircraft equipment. They don't have anything. Their missiles are down 90%. Their drones are down 85%. We're blowing up the factories where they're made left and right. And frankly, nobody has ever seen anything like it. Nobody's ever seen anything like what you're witnessing now. And that can include the original killing of Soleimani and al-Baghdadi, 2 of the worst killers in the world that I did. तो वहीं देखिए, इस चर्चा में लगातार हमारे साथ मेजर शाह साहब जुड़े हुए हैं। मेजर, मैं आपका रुख करूंगी और ये जरा समझ लेते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति तो ये कह रहे हैं कि भाई ईरान तो पूरी तरह से तबाह हो गया है और अब वहां पर कुछ बचा नहीं है, लेकिन अमेरिका को भी नुकसान हुआ है। क्या लगता है कौन कौन से देश कूटनीति में अहम भूमिका निभा सकते हैं अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच ये युद्ध में स्थिति जो है वो शांति की तरफ ले जा सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका स्वाति जी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब के बयानों को सुन के, माफ करना साहब, मेरे को हंसी आती है वाकई में, क्योंकि ये कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी ततापलट। क्या किस दुनिया में रह रहे हैं, कौन इनके एडवाइजर हैं, वो सच में मेरे को ताजुब होता है उनकी हैरानी पे। टैक्टिक्स के बारे में उनको नहीं पता। देखिए, उनका मकसद क्या था, एम। एक कोई भी जंग में जाने से आपका एक लक्ष्य होता है ना। क्या लक्ष्य था इनका कि ईरान को तबाही करना। नेतन्याहू ने क्लियरली कहा था कि वो गादा को राख में मिला। उनका एक एम था। गलत किया, बहुत गलत किया, लेकिन एक एम था। डोनाल्ड ट्रंप साहब का एम, जहां तक मैं भाप पाया हूं, वो था रेजिम चेंज जी। अब वो समझ गए हैं कि रेजिम चेंज तो वो नहीं कर पाएंगे, तो वो एक तरीके से ग्रेसफुल एग्जिट चाह रहे हैं इस युद्ध में, क्योंकि युद्ध में घुसना आसान है, निकलना बड़ा मुश्किल है। तो वो कह रहे हैं उन्होंने अब कुछ बचा ही नहीं है ईरान के अंदर तबाह करने के लिए। उनकी नेवी को तबाह कर दिया, एयरफोर्स को तबाह कर दिया, अभी कुछ टारगेट बचा ही नहीं है। तो आप क्या कुछ खेलने आए थे?
या आप रजीम चेंज करने आए थे? आपने जब देखा टस से मस नहीं हो रहा ईरान, वो तो लड़ रहा है, तो आपने ये बहाने मारने शुरू कर दिए, बयानबाजी आपने शुरू कर दी। अब कौन से देश हैं जो इसमें मदद कर सकते हैं? हिंदुस्तान की इसमें बहुत अहम भूमिका हो सकती है, क्योंकि देखिए हमारा दोस्त एक तरफ ईरान भी है, इजराइल भी है, अमेरिका से भी हमारे दोस्ती है। तो हिंदुस्तान एक बहुत ही अच्छी मदद कर सकता है। इंडोनेशिया के हेड ऑफ स्टेट ने बोला है कि अगर जरूरत पड़े तो वो तेहरान जा सकते हैं वहां मदद बातचीत शुरू करने के लिए, क्योंकि बात से तो बात आगे बढ़ती है। कौन कौन से मुल्क हैं ऐसे? गल्फ के राष्ट्र इसमें पढ़ना नहीं चाहेंगे, वहां पर तबातोड़ फायरिंग भी हो रही है, लेकिन वो इसमें उनके अंदर ईरान यूएस मिलिट्री बेसिस के अंदर हमला कर रहा है जी। और गोला पूछ के नहीं आता है। अगर हम इतिहास की, जो मैं बात कर रहा था, इतिहास निकालें तो कौन कौन से देश थे जो पहले भी, जब मैं बात करता हूं मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट ऑफ पर्शिया की, जो कि 633 654 में हुआ था, जहां पे रिजल्ट हुआ था कोलैप्स ऑफ द ससानियन एम्पायर और ग्रेजुअल इस्लामाइजेशन शुरू हुआ था ईरान के अंदर। तब मदद करने कौन आया था? तब मदद करने के लिए उस टाइम पे, उस जमाने की बात है, बहुत एंशिएंट टाइम्स की बात है, तब मदद करने के लिए कोई मुल्क नहीं आ रहे थे। जो लड़ रहे हैं लड़ रहे हैं। देखिए रोमन पर्शियन वॉर्स की बात करते हैं, 54 BCE 628 CE में हुआ था, जो कि 600 साल चला था, 600 साल। और यहां पर लड़े थे कि जो पार्थियन और ससारियन एम्पायर है, जो रोमन बायजेंटाइन एम्पायर हैं, इसमें भी मदद करने कोई नहीं आया था। ग्रेको पर्शियन वॉर्स की हम बात करें 499 to 449 BCE में, उसमें जो मशहूर कॉन्फ्लिक्ट हुए थे वो आर्किमेड एम्पायर, ग्रीक सिटी स्टेट्स जैसे कि एथेंस, स्पार्टा हो गए, और वो बैटल से मैराथन और थेरोम्पल के बीच में, लेकिन कोई मदद करने नहीं आया था। यहाँ पर मदद करने के लिए मेरे ख्याल से कम उम्मीद लग रही है कि कोई सामने आए। अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप साहब को एक निर्णय लेना है कि क्या अब वो बात करते हैं बूट्स ऑन ग्राउंड की। अरे भैया, ये कोई इराक है क्या जो 3 हफ्ते में ही 2003 में आपने इन्वेट कर दिया? ईरान की ज्योग्राफिकल लोकेशन आप समझिए, वो एक कटोरी की तरह है। हाँ। कटोरी है बीच में, और चारों तरफ चट्टान, रगड़ पहाड़ियां हैं। बिल्कुल। तो वहां यानी कि अगर इन्वेट करने कोई फिजिकली कोई ह्यूमन बीइंग आ रहा है, बूट ऑन ग्राउंड आ रहे हैं, तो वो ऊपर की तरफ को जाएंगे। तो ऊपर की तरफ, जाहिर सी बात है, टैक्टिक्स, कॉमन टैक्टिक्स है कि बिल्कुल सर। देखिए, ईरान को कमजोर देश समझना कहीं ना कहीं अमेरिका की गलती भी साबित हो रही है, जिसका खामियाजा अमेरिका को भी भुगतना पड़ रहा है। बड़ा नुकसान अमेरिकी एयरबेस को भी अलग अलग पश्चिम एशिया के देशों पर देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें हमारी दर्शकों को बताई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।